आज से लगभग 33 साल पहले मैं दार्जिलिंग के कॉलेज में पढ़ता था। मेरा नाम असलम है। जिस दार्जिलिंग के कॉलेज में मैं पढ़ता था, पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अक्सर कैंपिंग के लिए पहाड़ी स्थानों पे ले जाया जाता था। एक दिन मैं भी अपने कॉलेज के बच्चों के साथ एक कैंप के लिए गया। हमारा कैंप पहाड़ों में जंगल में लगाया गया था। वो सर्दियों का मौसम था और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही थी। हमारे शिक्षकों ने पूरी रात कैंप फायर का प्रोग्राम बनाया और अंताक्षरी की प्लानिंग की। अब ज़रूरत थी तो कैंप फायर की सफलता के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने की। लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी मुझे और मेरे कुछ साथियों को सौंपी गई। मैं और मेरे कुछ दोस्त 2 गुट बना के जंगलों की तरफ मुड़ गए और जंगल में आगे बढ़ने लगे। पहाड़ों की हरी भरी वादियों में प्रकृति की सुंदरता मुझे मोहक लग रही थी और इस सुंदरता को नज़दीक से निहारने के लिए मेरे कदम जंगल में बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए, इस बात का मुझे तब पता लगा जब एकाएक बादल गरजने लगे और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे साथी कहीं नज़र नहीं आए। मैंने उन्हें काफ़ी आवाज़ें लगाई, लेकिन बारिश के शोर और बादलों की गड़गड़ाहट में मेरी आवाज़ दब जाती थी। मुझे दिशा का भी कोई भान नहीं रहा था। बारिश से बचने के लिए मैं कोई ऐसा आसरा देखने लगा जहाँ कोई घना पेड़ हो या कोई घर मिल जाए। मैं एक कच्ची पगडंडी पे बढ़ चला। कोई 10 मिनट चलने के बाद मुझे एक टेंट दिखाई दिया। मैं और भी तेज़ कदमों से फिसलन और रास्ते के पत्थरों से खुद को बचाते हुए तेज़ी से टेंट में दाखिल हो गया। टेंट के अंदर कुछ बिस्तरों पे घायल सैनिकों का इलाज किया जा रहा था। तभी एक सैनिक डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, अरे तुम तो पूरे भीग चुके हो, जाओ भाग के सामने बने 3 केबिनों में से एक केबिन में चले जाओ। वहाँ सूबेदार हवा सिंह जी होंगे। सूबेदार हवा सिंह जी से सूखे कपड़े लेके केबिन के अंदर ही बने बाथरूम में बदल लेना। कुछ पूछें तो बोलना डॉक्टर डैनी ने भेजा है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, वरना बीमार पड़ सकते हो। मैं फटाफट बीच वाले केबिन की तरफ बढ़ चला। अभी मैं केबिन के दरवाजे को धकेलने वाला ही था कि मेरे कंधे पे पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो एक लंबे चौड़े डीडोल का एक सैनिक अपनी मोटी मोटी मूंछों के नीचे अपने मोटे मोटे होठों को खोलते हुए बुदबुदाया, अरे अरे बरखुरदार, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? जी मुझे डॉक्टर डैनी ने भेजा है। मैं भीग गया हूँ, मुझे कहा था कि मैं सूबेदार सिंह जी से मिल लूँ। मैं ही सूबेदार हवा सिंह हूँ, घबराओ मत, आराम से बैठो। लेकिन बैठने के लिए कुर्सी वो सामने रखी है ना, दरवाज़ा खोल के देखो तो सही। मैं दरवाज़ा खोलने जा ही रहा था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। ये देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बरखुरदार, अपने मुंह के कपाट बंद कर लो, वरना ऊपर जो सर पे मच्छर मंडरा रहे हैं ना इस बल्ब के आसपास, कोई ना कोई मच्छर तुम्हारे मुंह को अपना हवा महल समझ के घुस जाएगा। सूबेदार साहब की बातों में मुझे अपनापन सा दिखाई दिया। तभी सूबेदार साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे लेके केबिन में दाखिल हुए। सामने ही एक कुर्सी रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा देर कुर्सी पे बैठ जाऊं। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत भीग गया था और ठंड से कांप रहा था। इसीलिए मैंने सूबेदार जी से कहा, सर मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए, मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ, मुझे ठंड लग रही है। बरखुरदार, तुम तो अपने चेहरे पे मच्छर भी चिपका के लाए हो। देखो कैसे सूज सा गया है मच्छरों के काटने से तुम्हारा चेहरा। हाँ, ये ड्रेस ले लो और वो पीछे की तरफ का पर्दा हटा के बाथरूम में चले जाओ। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रखना कि पीछे आईने में मुड़ के बिल्कुल मत देखना। वो क्या है ना बेटा कि तुम अपना ही चेहरा जब आईनों में देखोगे तो मच्छरों के काटने के निशानों से सूजा हुआ तुम्हारा चेहरा तुम खुद ही देख के घबरा जाओगे। उन्होंने मेरे हाथ में सूखे कपड़े दिए और पास की टेबल के साथ डली कुर्सी पर बैठ गए। कंधे पे टंगी राइफल को मेज के साथ सटा के खड़ा कर दिया और टेबल पे रखे गिलास और ब्रांडी को निहारने लगे। मैं कपड़े पकड़े हुए बाथरूम में गया
और जल्दी से गीले कपड़े उतार के एक कोने में डाले और सूखे कपड़े पहन लिए। मैंने बाथरूम में बनी छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। मुझे महसूस हो रहा था कि बारिश थम गई है। मैं घूम के मुड़ने लगा तो यकायक मेरी नज़र बाथरूम के आईने पर चली गई। मेरे चेहरे पर सच में मच्छरों के काटने के निशान थे। मैं अपने चेहरे को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे शीशे में अपने पीछे खड़ी एक मानव आकृति दिखाई दी। वो पीछे खड़ा आदमी सैनिक की वर्दी पहने हुए था। उस आदमी को देखते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस आदमी का सर गायब था। सिर्फ उसका धड़ ही नजर आ रहा था। मेरी चीख को सुनकर हवा सिंह जी बाथरूम में दाखिल हुए और वो बिना सर का शख्स गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। हवा सिंह जी ने एक सैनिक की कड़क आवाज़ में कहा, मैंने मना किया था ना आईने में देखने के लिए। तुम कॉलेज के छोकरे भी ना, बस पूछो मत, बड़ों की बात तो तुम्हें माननी ही नहीं आती। मैं भयानक सर्दी में भी डर के मारे पसीनों से नहा गया था। हवा सिंह जी मुझे बाथरूम से बाहर हाथ पकड़ के ले आए और हम बाथरूम से बाहर आए तो केबिन के दरवाजे पे डॉक्टर डैनी खड़े थे। डॉक्टर डैनी ने सवालिया निगाहों से हवा सिंह जी की तरफ देखा। हवा सिंह जी ने कहा, इसे भी दुश्मन ने डरा ही दिया सर। डॉक्टर डैनी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कांपते हुए स्वर में डॉक्टर डैनी और हवा सिंह जी से कहा, सर मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे साथी टीचर्स वगैरह मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे सर। डॉक्टर डैनी ने मेरी हड़बड़ाहट देखते हुए हंसकर कहा, अरे भाई, अभी तो तुमने ठीक से अपना तारुफ भी नहीं करवाया। कौन हो, क्या नाम है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, वगैरह वगैरह। हवा सिंह जी ने भी उनके सुर में सुर मिलाया, जी हाँ सर, वगैरह वगैरह। मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, सर प्लीज़ मुझे वापस जाने दीजिए, प्लीज़ सर। डॉक्टर डैनी ने कहा, हमारे देश का नौजवान इस तरह घबराएगा तो देश की तरक्की में हाथ कैसे बटाएगा। देखो यंग मैन, अभी भी बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तुम एक बार पहले ही भीग चुके हो, दोबारा इस भयानक सर्दी में भीग गए तो खून ठंड से जम जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम असलम है। सर आप मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए सर, मैं किसी तरह अपने कैंप में पहुंच ही जाऊंगा। यहीं पास में ही कहीं रुका होगा हमारा कॉलेज कैंपिंग के लिए। डॉक्टर डैनी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं असलम, तुमने जो देखा है, जब तक मैं उस वाक़ये की पूरी कहानी तुम्हें सुना ना दूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तुम यहीं रहोगे। बाद में हवा सिंह जी तुम्हें खुद आर्मी की जीप में तुम्हारे कैंप में छोड़ आएंगे। तब तक बारिश भी रुक जाएगी। तुम्हें हम लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सैनिक तो होते ही लोगों की रक्षा करने के लिए हैं। डॉक्टर डैनी की आवाज़ में धीरे धीरे मधुरता और अपनत्व आने लगा था। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। डॉक्टर डैनी ने कहा, मैं सैनिक होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ असलम, इसीलिए जानता हूँ कि तुम्हारा शरीर अभी ठंडा है और बाहर जाने पर ठंड और बारिश से तुम्हारी जान पर बनाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम आराम से इस कुर्सी पे बैठ जाओ और हमारी कहानी ध्यान से सुनो। असलम के लिए एक कंबल और ले आओ हवा सिंह, डॉक्टर डैनी ने कहा। हवा सिंह केबिन के बाहर गया और उसके फौजी बूटों के खट खट की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कुछ पल बाद एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ी। तभी एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और हवा सिंह के गरजते हुए स्वर मेरे कानों में पड़े। लगा कि हवा सिंह किसी को ज़ोर से डांट रहे हैं। हरामखोर कमीने, तुम लोग कभी अपना दोगलापन नहीं छोड़ोगे। मना किया था तुझे कि इस केबिन से हिलियो मत। तू एक बार फिर यहाँ से निकला
साले शुक्र मना कि हमारे डैनी सर रहम दिल हैं, वरना मैं तेरे ऊपर बार बार गंगा जल छिड़क छिड़क के तुझे तब तक जलाता रहता जब तक तू यहाँ से विदा होकर नर्क में नहीं पहुँच जाता। खामखा मासूम बच्चे को डरा दिया तूने खबीज। उसके कुछ पलों बाद फिर से बूट की खटखट की आवाज़ हुई और दोबारा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई और उसके बाद हवा सिंह हमारे केबिन में कंबल हाथ में लिए हुए दाखिल हुआ। हमारे वाले केबिन का दरवाज़ा जो ना जाने कितनी देर से खुला हुआ था, हवा सिंह के केबिन में दाखिल होते ही वो दरवाज़ा चर्र की आवाज़ करता हुआ बंद हो गया। हवा सिंह ने मुझे कंबल उड़ा दिया और मेज़ के कोने पे थोड़ा सहारा लेके थोड़ा बैठा हुआ सा अवस्था में खड़ा हो गया। डॉक्टर डैनी दरवाजे से हट के एक तरफ खड़े थे। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं चाह रहा था कि बस उठूं और दौड़ के अपने कैंप पहुंच जाऊं। तभी डॉक्टर डैनी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। डोंट वरी यंग मैन, वो चीनी सैनिक यहाँ नहीं आ सकता। वैसे तो हम तिनकों की मदद से गंगा जल उस कुर्सी के चारों तरफ छिड़क देते हैं, जिसका प्रभाव काफ़ी वर्षों तक रहता है, लेकिन बारिश, गर्मी और तरह तरह के मौसमी बदलावों से गंगा जल का प्रभाव घट जाता है। तो इसे तंबू में यहाँ वहाँ भटकने के लिए थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है और वो चीनी सैनिक यहाँ वहाँ घूमने लगता है। खैर तुम फिक्र मत करो, हवा सिंह जी ने उसकी हवा टाइट कर दी है, दोबारा उसे कुर्सी से बांध दिया है। तुम्हें यहाँ किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है असलम। बात दरअसल 1962 की है, जब दुश्मन देश का एक सैनिक हमारे देश की सेना की वर्दी में हमारे एक घायल सैनिक को कंधे पे लाद के इस चिकित्सा कैंप में आ पहुंचा था। हमारे देश के नागालैंड, मिज़ोरम आदि राज्यों की एक नागा सैनिकों की टुकड़ी का एक सिपाही लापता था। शायद किसी गंदी चाल को अंजाम देने के लिए घायल होते ही चीनी घुसपैठियों ने उसे छुपा दिया था। उस नागा टुकड़ी के लापता सैनिक को बहुत ढूंढा गया था, लेकिन वो नहीं मिला। युद्ध के वो हालात ऐसे थे कि जब लापता सैनिक को चिकित्सा कैंप में कंधे पे लादे हुए वो दुश्मन देश का सैनिक आया तो हम उसे भी नागा सैनिकों में से एक समझ बैठे, और यही हमारी बड़ी भूल थी। उसके कंधे पे लदे सैनिक को हमारे सैनिकों ने उतार के एक बेड पे लिटाया और उसका इलाज शुरू हुआ। हमने उस छद्मवेश में आए दुश्मन देश के सैनिक से ज़्यादा पूछताछ नहीं की और उसे साथ वाले केबिन में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका हुआ और इस चिकित्सा कैंप के परकच्चे उड़ गए। सभी कर्मचारी और सैनिक मारे गए। कोई नहीं बचा उस धमाके में। लेकिन ये चिकित्सा कैंप तो ठीक हालत में है सर। सभी कर्मचारी और सैनिक भी अपना अपना काम कर रहे हैं। कहीं आप लोग मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? कहीं जिस आदमी को मैं बिना सर का समझे बैठा हूँ, उसने अपनी शर्ट के अंदर तो अपना सर छुपाते हुए कमीज़ के कॉलर को ऊपर उठा लिया हो और मुझे डराया जैसा कि मैजिक शो वाले करते हैं। और फिर आप और हवा सिंह जी भी तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डॉक्टर डैनी ने मेरी बात सुनकर एक ठहाका लगाया। डॉक्टर डैनी हवा सिंह जी के पास जाके खड़े हो गए और मेरी आंखों में देखने लगे। तभी मैंने देखा कि डॉक्टर डैनी और हवा सिंह जी के सर धड़ से पलक झपकने भर की देरी के लिए गायब हो गए और फिर तुरंत ही वापस आ गए। मैं उससे आगे ना कुछ सुन पाया ना देख पाया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मेरे चेहरे पे बारिश के छींटे पड़ रहे हैं। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख के जागा हूँ। मेरे मुंह पे पानी के छींटे मारे जा रहे थे और स्टूडेंट्स और टीचर मेरे चारों ओर खड़े थे। तभी मेरे सहपाठियों में से एक ने कहा, होश आ गया सर, होश आ गया असलम को। मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश तो आया। मैं कब से बेहोश था सर? ये तो हम कैसे बता सकते हैं असलम। तुम शायद जंगल में भटक गए थे और जब तुम देर तक नहीं लौटे तो हम सभी तुम्हें ढूंढने निकल पड़े।
थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी जिसमें तुम पीछे की सीट पे सोए हुए थे। वो आर्मी मैन हमारे पास रुके और हम सबको जीप में बिठा के वापस कैंप तक छोड़ गए। हमने उनसे चाय कॉफ़ी आदि का आग्रह भी किया, लेकिन वो तुम्हें जीप की सीट से उतार के यहाँ चद्दर पे लिटा के ये कह के लौट गए कि ज़रूरी काम के कारण वो रुक नहीं पाएंगे। जब हमने तुम्हारे बेहोश होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये तो असलम ही बताएगा, यकीन कीजिएगा असलम की बात पे सर। और ऐसा कहकर वो चले गए। सबकी कौतूहल भरी निगाहें मुझे टकटकी लगाए देख रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या उनका नाम सूबेदार हवासिन था सर? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको पूरा किस्सा सुनाया। सब हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने सबको उस दिशा में चलने को कहा जहाँ जीप गई थी। पहले तो सर ने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो मान गए और उन्होंने कहा सुबह चाय नाश्ता करके निकलेंगे उधर देखने। सुबह होते ही हम वहाँ पहुँचे। 3-3 फीट ऊंची घास व झाड़ियाँ यहाँ वहाँ उगी हुई थी उस इलाके में। मैंने अपना पाँव आगे बढ़ाया ही था कि मेरा पैर एक लकड़ी के तख्ते से टकराया जो बारिश के कारण गीली हो गई थी, मगर देखने में लगता था कि काफ़ी साल पुरानी सूखी लकड़ी की तख्ती हो जैसे। उस तख्ती पर पेंट से कुछ लिखा हुआ था, मगर लिखे हुए अक्षरों का रंग काफ़ी फीका पड़ गया था और पेंट भी कहीं कहीं से काफ़ी जगह उखड़ सा गया था। उस तख्ती पे दोनों तरफ एक जमा यानी प्लस का निशान था। गणित के जमा के निशानों के बीच लिखा था आर्मी मेडिकल कैंप। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी आर्मी मेडिकल कैंप की। तो दोस्तों, अगली किसी रोमांचक, रहस्यमयी या मजाकिया या फिर पारिवारिक किस्सा या कहानी फिर लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।